हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो ग्रेट। आई एम संगति एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो on the topic motion. So let's start today's session. All of you can take out your notebook so that you can note down the important points, right? So चलो start करते हैं आज का topic motion. So motion का मतलब क्या होता है? What is the meaning of motion? What do you think? Motion means when something is moving from one place to another place, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गाड़ी क्या है, चल रही है। अब आपको कैसे पता ये गाड़ी चल रही है? यू आर सेइंग दैट दिस कार इज इन मोशन, बट हाउ डू यू नो दैट? कैसे पता? यू कैन सी द बैकग्राउंड, राइट? आप बैकग्राउंड देख सकते हो कि जो ट्रीज है वो मूव हो रहे हैं, क्लाउड्स मूव हो रहे हैं, रोड मूव हो रहा है। यू कैन सी दैट दोज आर गोइंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो गाड़ी है वो चल रही है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर कोई सेम ही स्पीड में हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कार चल रही है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? यू आर सीइंग समथिंग दैट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पोजीशन, राइट? तो जब हम किसी चीज को किसी और पोजीशन से देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि वो चीज मोशन में है या नहीं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं तब हमको पता चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पोजीशन पता चल रहा है। करेक्ट? तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कभी ट्रेन में अगर बैठे होंगे तो कभी देखा होगा कि दो ट्रेन अगर चल रही है साथ साथ और दोनों की स्पीड अगर सेम है तो एकदम से उनको ऐसे देख के लगता है कि अरे दोनों ही स्टेबल है, राइट? कोई भी नहीं चल रहा। बट एक्चुअली में क्या होता है, जब हम फिर टायर्स की तरफ देखते हैं, व्हील्स की तरफ देखेंगे या फिर ग्राउंड में देखते हैं, रेलवे ट्रैक को देखते हैं, देन वी सी दैट अच्छा ये ट्रेन चल रही है, हमको तो पता ही नहीं चला, है ना? तो जब दोनों की स्पीड सेम है तब हमको पता ही नहीं चल रहा कि वो चीज चल रही है। बट जब हमने देखा कि एक की स्पीड ज्यादा है या फिर कम है तब हमको पता चल रहा है कि वो चीज रेस्ट पे है, चल रही है या फिर नहीं चल रही, तब हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे दो चीज की बात करेंगे। फर्स्ट इज मोशन, सेकंड थिंग इज द रेस्ट। ओके? मोशन इज सेट व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद अ reference to a particular point and with respect to time। ठीक है? with respect to टाइम भी, टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन वी से दैट दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन अ मोशन। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल टेक वन अनदर एग्जाम्पल। जैसे मैं अभी बैठी हूँ, सो आई एम सिटिंग इन माई ओन हाउस, तो मेरे को क्या लग रहा है कि मेरा घर जो है या टेबल है ये हिल थोड़ी रहा है। दिस इज इन स्टेबल कंडीशन, राइट? इट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो ये मेरे रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू में है कि ये जो टेबल है ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, सो दिस टेबल इज इन अ रेस्ट पोजीशन। ठीक है? टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। बट सपोज मान लो कोई एलियन दूसरे ग्रह से अगर मेरे को देख रहा है, उसके लिए तो मैं मूव कर रही हूँ, द कंप्लीट अर्थ इज मूविंग फॉर दैट एलियन, है ना? तो एलियन के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है? आई एम ऑल्सो मूविंग, दिस टेबल इज ऑल्सो मूविंग, और जो पेड़ है, ट्रीज है, बिल्डिंग है, वो सब भी मूव कर रहे हैं। ठीक है? तो मोशन हम कैसे बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? सो इट शुड चेंज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के साथ साथ उसका पोजिशन चेंज होना चाहिए। एंड ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट टू इट, इन अ विद रेफरेंस टू अ पॉइंट। ठीक है? एक रेफरेंस पॉइंट से अगर उसका टाइम चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके लिए। जैसे मेरे लिए तो ये टेबल रेस्ट में है, बट कोई एलियन अगर मेरे को देखेगा तो उसके लिए ये टेबल मोशन में रहेगा। करेक्ट? तो किसी के हम कहते हैं ना कि नजरिया होना चाहिए। तो आपके नजरिए से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, किसी और के नजरिए से नहीं हो सकता। तो वही बात है, सिंपल बात है। ठीक है? रेस्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई जब ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और किसके नजरिए से, टू अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है? उसको हम बोलेंगे रेस्ट। क्लियर है? तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैसे? देखो, जैसे ये गाड़ी है, एक कार के अंदर अगर दो इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे टू पीपल्स आर सिटिंग।
सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड बाहर से एक बंदा देख रहा है इनको, तो सी के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ ए एंड बी आर मूविंग, कार इज मूविंग, ठीक है, कार ऐसे जा रही है, तो सी के लिए तो ए और बी दोनों ही मूव कर रहे हैं, बट जब ए और बी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो क्या देखेंगे, दे आर एट अ रेस्ट पोजीशन, ठीक है, क्योंकि वो दोनों तो साथ ही साथ मूव कर रहे हैं ना, सेम स्पीड से, एक ही गाड़ी में बैठे हैं दोनों, ठीक है, तो उनके लिए एक दूसरे के लिए दे आर एट अ रेस्ट पोजीशन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now let's move on to the different types of motion. तो basically there are various types, तो हम उसको categorize कर सकते हैं तीन चीजों में. Circulatory motion, which is also the circular motion. ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सो इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, दिस इज अ राउंड अबाउट, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसको हम सर्कुलेटरी मोशन बोलेंगे. इसी से रिलेटेड एक और मोशन आता है विच इज कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन. आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे. रोटेटरी मोशन में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट हैज अ पर्टिकुलर एक्सिस, वो एक एक्सिस रहता है और उसी के अराउंड में सराउंडिंग में मूव करता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एक बीच में एक एक्सिस है और उसी के सराउंडिंग में मूव कर रहा है, दैट इज द रोटेटरी मोशन. नेक्स्ट अप इज द लीनियर मोशन. तो व्हेन समथिंग इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लीनियर मोशन बोलेंगे, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस, लाइक जो रॉकेट है जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो स्ट्रेट जा रहा है ना, बाद में जाके वो कर्व हो जाता है व्हेन इट इज लाइक मूविंग अराउंड द अर्थ सरफेस, जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो उसको उसका दूसरा नाम देंगे, बट दिस इज अ व्हेन इट इज मूविंग इन द upward direction, it is going straight, so this is a rectilinear motion, ठीक है. नाउ जैसे दूसरा नाम देंगे, जैसे मैंने बोला कि कभी कभार कोई चीज होती है स्ट्रेट जाते जाते वो कर्व हो जाता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल रॉकेट जैसे ऐसे मूव हुआ और ऊपर जैसे ही अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचा तो ये आउट ऑफ जब यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, सो ये कर्व हो गया. वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पे पत्थर फेंकूं एक, तो पत्थर फेंका तो ये सीधा गया और सीधा नीचे गिर गया, कर्व होके नीचे गिर गया, तो इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर. ऑल राइट, so these are the different types of linear motion you can see. Next is the oscillatory motion, or it is also called as vibratory motion. This is the to and fro. To and fro means लेफ्ट राइट या फिर आगे पीछे इस तरह से वाइब्रेशन होता है. ओके, सो लाइक द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक. और राइट, पुराने जमाने में घड़ी आती थी जिसमें पेंडुलम होता था, टंग टंग घंटा बजता था, अब नहीं आते वो, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, वो ऑसिलेटरी मोशन होता रहता है पेंडुलम में. ऑल राइट, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. नाउ इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. अब इसको अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर क्वांटिटी इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है. तो देखो, दो बच्चे हैं क्लास में, ऑलराइट, दो स्टूडेंट्स है, दोनों बहुत इंटेलिजेंट है, ऑलराइट, बट एक स्टूडेंट को उसको फर्स्ट फॉर एग्जांपल चिंटू है, चिंटू को पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, ऑलराइट, 11th में जाके कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसके आगे उसको क्या करना है, उसको सब पता है. सो ही हैज द पोटेंशियल एंड ही नोज वेयर टू गो, ही हैज द डायरेक्शन ऑल्सो, देखिए उसको पता भी है कि कहाँ क्या करना है उसको लाइफ में, और चिंटू को सब पता है, ठीक है. दूसरा पिंटू है, पिंटू को उसके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, बट उसको कंफ्यूज है बेचारा, उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, उससे पूछो आप बड़े होके क्या बनोगे, उसको नहीं पता, वो कंफ्यूज, वो कभी बोलता है कि कुछ बनूंगा, कभी कुछ बनूंगा, ऐसे बोलता है. दैट मीन्स उसमें पोटेंशियल तो है बट ही हैज नो डायरेक्शन, ठीक है. तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं है वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन है वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर है ना, इंटेलिजेंट लगता है सुनने में भी, सो वेक्टर क्वांटिटी. तो अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं. सो स्केलर क्वांटिटी में आता है डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा जाओ 2 किलोमीटर घूम के आओ, आप बोलोगे क्या, 2 किलोमीटर किधर घूम के आऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं स्कूल की तरफ जाऊं कहाँ को जाऊं, है ना, 2 किलोमीटर वॉक करके आए तो कहाँ घूम के आए, नहीं पता. बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूं 2 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में वॉक करके आओ, तो वहां पे क्या है, एक डायरेक्शन दे दिया मैंने आपको, है ना.
या फिर साउथ ना भी बोलूं, मैं अगर बोलूं 2 किलोमीटर अपने स्कूल की तरफ पैदल चलो, वॉक करके आओ, तो वहां पे भी मैंने आपको क्या दे दिया, एक डायरेक्शन दे दिया, राइट? सो दैट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब मैंने बोला था कि सिर्फ 2 किलोमीटर चलो, पता ही नहीं कहाँ जाना है ना, तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो इसी के साथ आता है स्केलर क्वांटिटी में अदर एग्जांपल, दैट इज द स्पीड। स्पीड में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने बता दिया कि ये कार की स्पीड है। अब इसमें ये नहीं पता कि गाड़ी किधर को जा रही है, कहाँ मूव कर रही है कार, हमने ये तो नहीं बोला, बस मूव कर रही है, किधर भी जा सकती है, राइट? सो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट जब उसमें हम डायरेक्शन ऐड कर देंगे कि कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स मुंबई, तो वो क्या हो गया, दैट बिकम्स अ velocity. We can call it as a velocity, so we will call it as a velocity of the car. So it is a vector quantity. ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी बहुत गर्मियां गर्मियां पड़ रही है ना, इट्स अ वेरी हॉट आउटसाइड। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर में अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर चेंज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, चेंज बाय 5 डिग्री सेल्सियस। किसी ने मेरे को फोन पे पूछा, मेरी मौसी दूर रहती है, तो उन्होंने मेरे को फोन पे पूछा कि कैसा टेम्परेचर हो रहा है अभी, यहाँ का कैसा मौसम है। मैंने कहा कि टेम्परेचर चेंज बाय 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इससे क्या समझ आ रहा है कि टेम्परेचर सिर्फ चेंज हुआ है। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप हमको उनको समझ ही नहीं आया कि टेम्परेचर बढ़ा या फिर कम हुआ, है ना? सपोज मान लो 2 दिन पहले तक 40 डिग्री सेल्सियस था, अब ये 45 हो गया या फिर 35 हो गया, ये तो समझ नहीं आ रहा। मैंने ये तो नहीं बोला कि राइज हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ या फिर फॉल हुआ, ये तो बताया नहीं, है ना? तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। बट अगर मैं ये बोलूं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस, नाउ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो आई एम पर्टिकुलरली गिविंग द डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर की बात है, तो डायरेक्शन क्या है, ऊपर या नीचे? ठीक है, राइज या फिर फॉल, दैट इज द डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। सो लेट्स सी अ वेरी स्मॉल वीडियो फॉर योर बेटर एक्सप्लेनेशन। Assume you're standing at this point. Now, if your friend tells you there is a treasure pot 50 kilometers away from home, how long will you take to find it? Which direction will you go? It could be here, or maybe here. It is hard to know where exactly it is. You are only provided the distance, which is one-dimensional information. One-dimensional information like this is called a scalar quantity. Your question to him would be, which direction from home? When you are told that it's 50 kilometers in the northeast direction, you have the precise information of the location. This now becomes two-dimensional information, distance and direction. The treasure pot is over here. Two-dimensional information like this is called a vector quantity. Scalar quantities are one-dimensional and vector quantities are two-dimensional. Speed is a very good example of what we call in physics a scalar quantity, indicating only magnitude but not specifying any direction. So that's what scalar quantities are, only magnitude but no direction. In the case of velocity, however, the direction is stated and that's why it is referred to as the vector quantity. A vector quantity involves not just the magnitude but also the direction. When you add directional information to speed, it becomes a vector quantity called velocity. The additional information makes it more specific. Temperature change, for example, is one-dimensional quantity. But when we specify rising or falling temperature, it is two-dimensional. If someone says that the temperature has changed by 2 degrees, we won't really know if it has increased or decreased. We will look at various scalar and vector quantities in the next few tutorials and for as long as we study physics. Speed, velocity, distance, displacement, mass, weight, force, acceleration. The more we look at these, the clearer this. So I hope it is clear to all of you what is the difference between scalar and the vector quantity. Now let's talk about the distance and displacement. Okay, distance क्या होता है? The actual path, ठीक है, of the object
कोई भी चीज जब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में चल रही है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, जितना पाथ कवर किया, उसका जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और राइट, तो लेट्स सी, देखो अगर आप यहाँ से जा रहे हो अपने पूरे किसी दोस्त के घर में और पूरा घूम घूम के गए, इसको बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। बट वही अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके जा रहे हो, ठीक है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सपोज हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जाने की जगह ही ना हो सकता है क्योंकि गूगल मैप कोई चीज दिखाता है, गूगल मैप को नहीं पता कि यहाँ पे एक बाउंड्री बनी हुई है। राइट, कभी कभार हम जीपीएस में जाते तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख के, बट पता चलता है वहां पे तो कुछ बाउंड्री बनी हुई है, या फिर कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एंड वो रास्ता बंद है। राइट, तो हम फिर क्या करते हैं, घूम के जाते हैं। तो ये जो घूम के गए हैं ये क्या है, डिस्टेंस है। बट मान लो यहीं पे बाउंड्री बनी हुई है और आप यहाँ पे बाउंड्री टाप के ऐसे चढ़ के, दीवार में चढ़ के और फिर ऐसे अगर जाओ, तो वो हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल राइट, नाउ डिस्टेंस जो है वो ऑफ कोर्स वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो एंड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, तो देखो जीरो कब होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा व्हेन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज सेम। सो वी कैन से दैट व्हेन द पाथ इज क्लोज्ड, मतलब इट इज अ क्लोज पाथ, आप गए और घूम के फिर वहीं पे आ गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस रेक्टेंगल, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल में ये इंसान ऐसे जा रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, देन डी टू ए आया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 5 5 10 एंड 6 16 मीटर इज द डिस्टेंस। राइट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये पूरा घूम के यहाँ तक आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज द जीरो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट, तो देखो हम साइंस के लैंग्वेज में ना एक डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम मानते हैं नेगेटिव। ठीक है, वो आप कैसे भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मानना है, कैसे भी मान सकते हो, आप ऊपर का ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लूं, अगर ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव ले लूं तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। राइट, अगर ऊपर की तरफ मैं नेगेटिव मान लूं, नीचे की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव। तो बेसिकली आप कुछ भी मान लो बट वो उल्टा होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि इधर को हमने पॉजिटिव माना तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, वो ऑपोजिट डायरेक्शन ही होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज मान लो कि आप एक बिल्डिंग में रहते हो और आपके ऊपर वाले फ्लोर में आपके फ्रेंड्स रहते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर फ्लोर में बहुत सारे फ्लोर होते हैं ना बिल्डिंग्स में, आपके फ्रेंड्स रहते हैं। ऐसे मान लो ये आपकी बालकनी है, सारे बालकनी में खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ से एक बॉल उछाला, ऐसे ऊपर की तरफ गया बॉल। ठीक है, ऊपर गया, अब बॉल नीचे तो आएगा ही, है ना। तो यहाँ पे आपका एक दोस्त खड़ा था, उसने बॉल को पकड़ लिया। ठीक है, ऊपर गया बॉल और यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो पॉजिटिव हुआ, राइट, पॉजिटिव गया ऊपर की तरफ और फिर नीचे आ रहा है बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कि इसने बॉल बॉल ना भी पकड़ा तो बॉल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा बिल्कुल, है ना, ग्राउंड फ्लोर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, so in this case when the object is moving in a opposite direction it becomes a negative displacement. I hope it is clear. So यहाँ पे distance and displacement के differences आ सकते हैं, you can note down this table. Distance is the length of the path traveled by the body while moving from initial to final position, and displacement is the shortest distance between initial to final position. Okay, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नाउ distance, the total sum distance covered is equal to the algebraic sum of all the distances traveled. ठीक है, डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, वो सारे जितने भी पाथ कवर किए थे उसको हम सम कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे। राइट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों का ही एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, all of you try to solve this question on your notebook.
A body travels in a semicircular path of a radius 10 meters starting from its position starting its motion from a point A to B. तो बॉडी क्या है, सेमी सर्कुलर पाथ है, एक ये 10 मीटर का रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं, 10 मीटर के रेडियस में सेमी सर्कुलर पाथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चल रहा है ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक गया, सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ऐसे करके गया। तो इसका पूछा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो रेडियस इतना है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इन दिस केस इज गोइंग टू बी 2r, सो 2 into 10 दैट इज गोइंग टू बी 20 मीटर। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, हाफ इंटू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इज 2 पाई आर, राइट। तो हाफ लगा दी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज इट इज अ सेमी सर्कल, तो ये जा रहा है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कट गया, दैट इज पाई आर, दैट इज 3.14 इंटू 10, दैट इज 31.4 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स फॉर अनदर 4 किलोमीटर बिफोर becoming to rest. You can pause the video to solve the questions, all right, and then you can see the answers. So here you can see बॉडी गया कहाँ, 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, इधर, ओके, तो ए टू बी हो गया 4, फिर गया ये टर्न राइट इधर 4, फिर से 4 किलोमीटर गया ए टू सी, बी टू सी, ऑलराइट। अब पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी ए बी प्लस बी सी, दैट विल बी 8 किलोमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस डिस्टेंस, है ना, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए सी इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ए सी निकालते कैसे है ना, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, AC square is equals to 16 plus 16 that is 32, तो AC हो जाएगा अंडर रूट 32, ओके। तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, और मीटर में किलोमीटर में है तो किलोमीटर, ऑल राइट, ओके। सो मूविंग ऑन नाउ, नेक्स्ट इज द स्पीड। सो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चलता है कितने टाइम पे, उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, ऑलराइट, सो v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज द फॉर्मूला। SI यूनिट जो होता है स्पीड का, दैट इज मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज SI यूनिट, SI इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ओके। अभी ये मत पूछना कि उल्टा क्यों है, IS क्यों नहीं है, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिन्होंने नामकरण किया है उन लोगों ने ऐसा उल्टा ही नामकरण किया है, ठीक है, IS नहीं किया, SI किया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स दिस यूनिट इज कंसिडर्ड फॉर रिसर्च वर्क फॉर, और द साइंटिस्ट कंसिडर्ड इज एज इन अ इंटरनेशनल वे, ठीक है, ताकि काम में डिफरेंस ना आए, डिफरेंट, हर ऐसा नहीं कि हर एक कंट्री के साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में बात कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, और फिर उसमें प्रॉब्लम होती है रिसर्च वर्क में। सो दिस इज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, सो दैट इज मीटर पर सेकेंड फॉर द स्पीड। फिर आता है एवरेज स्पीड विच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का मतलब, सो फॉर एग्जांपल कोई इंसान मुंबई से दिल्ली ट्रैवल कर रहा है बाय रोड या फिर बाय ट्रेन भी मान लो। अब ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो वो बीच में ट्रेन रुकेगी, है ना, हॉल्ट आएगा, स्टॉपेज आएगा, फिर कहीं पे ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी, कहीं पे ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब दिल्ली आने के बाद अगर घर वालों ने पूछा कि भाई कितने स्पीड से आया था ट्रेन, है ना, कि ट्रेन लेट हो गया, कितने स्पीड था, अब वो ये तो नहीं बताएगा कि ट्रेन बीच में रुकी, 10 बार रुकी, यहाँ पे ये स्पीड था ट्रेन का, बीच में ये स्पीड था, इतना डिटेल में कोई नहीं सुनना चाहेगा। तो वो क्या करेगा कि एक एवरेज स्पीड बता देगा कि हाँ ट्रेन की स्पीड इतनी थी, एवरेज थी, और फिर आ, वो एवरेज स्पीड बताएगा बेसिकली, है ना, ओवरऑल। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी में, डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम कितना लगा, उसको हम डिवाइड करते हैं, दैट इज द एवरेज स्पीड, ओके। एक और चीज आता है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वही होता है कि एक
पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम, व्हाट इज द स्पीड दैट वी कॉल इट एज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ट्रेन रुक रही है, बीच में रुक रही है, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अगर ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है, जिस टाइम पे जिस स्पीड से चल रही है, वो हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो जैसे आप अगर गाड़ी में ट्रेवल किए होंगे, गाड़ी में, बाइक में, तो वहां पे एक स्पीडोमीटर लगा होता है ना। वो चीज वो दिखाता है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम स्पीड कितना है। वो अप डाउन होता रहता है, अगर आपने देखा होगा 40 60, है ना, 30, अब ब्रेक लगा रहे हो तो 20 10 हो गया, 0 हो गया। तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इट कैन बी मेजर्ड विद द स्पीडोमीटर, ठीक है। जबकि एवरेज स्पीड को हम स्पीडोमीटर से मेजर नहीं करते, हम टोटल जो स्पीड है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके मेजर करते हैं एवरेज स्पीड को, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है, ऑफ कोर्स हम एवरेज निकाल रहे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड हर मोमेंट पे चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो वो चीज चेंज होता रहेगा। जैसे आप रोड पे कार चलाओगे तो आप देख सकते हो कि कभी रेड लाइट आ गया तो गाड़ी को रुकना पड़ा, ट्रैफिक है तो स्लो डाउन हो गए, है ना। हर मोमेंट में कार की स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज, दैट इज द velocity, which we have already discussed, right? Velocity is a vector quantity, so speed of the body in a particular direction, that is called as the velocity. तो इसको हम calculate करते हैं, velocity is equals to displacement upon time, ठीक है। average velocity again total displacement upon total time, all right। so non uniform motion के लिए average velocity हम ऐसे ही calculate करेंगे, total displacement upon the total time, ठीक है। फिर आता है यूनिफॉर्म मोशन, changing velocity, all right, it is calculated as initial velocity plus final velocity जो भी होगा, so upon 2, all right। so u is denoted for initial velocity and v is denoted for final velocity। ये जो जो शॉर्टकट है ना, ये जिससे हम डिनोट कर रहे हैं जिन लेटर से, इनको जरूर याद करना, क्योंकि ये आप अपने मन से नहीं लिख सकते, ठीक है। ये u है तो u ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कल को आप i लिख दो या p लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो इनको जरूर याद रखना कि किस चीज को हम किस लेटर से डिनोट कर रहे हैं। Okay, now moving on to the next important topic, that is uniform motion and the non-uniform motion. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक चीज जो कि एक ही पैटर्न के साथ चल रहा है, सब फॉर सब सेम है, सिमिलर। जैसे स्कूल में आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हो, क्यों पहनते हो, ताकि सब सेम रहे, इक्वल लगे, टू मेंटेन द इक्वालिटी। ओके, ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा सज धज के आ जाए, कोई बहुत सिंपल तरीके से आ रहा है स्कूल में भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए टू मेंटेन दैट इक्वालिटी, सो वी आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो। ऐसे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऑफिशियल सेक्टर्स में भी यूनिफॉर्म होता है ना। जैसे अगर आप एयरपोर्ट में देख सकते हो, एयरपोर्ट में हर एक जो फ्लाइट्स में जाते हैं, उन सबके अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं। बहुत सारी जगह में ऐसे यूनिफॉर्म होते हैं, ट्रेन में भी देख सकते हो, टीटीज के अलग यूनिफॉर्म होते हैं, है ना, पुलिस के भी अलग यूनिफॉर्म होते हैं। सो दैट इज द यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे ये क्या बात हो गई यूनिफॉर्म की। सो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स the that is the motion in which the car is traveling same amount of distance in same amount of time, that is called as uniform motion। जैसे यहाँ पे कार 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है ना, एक घंटे में ट्रैवल किया, फिर एक घंटे में मतलब 1 to 2 आवर्स में 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, फिर 1 आवर में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर से 1 आवर में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। सो स्पीड जो है कार की सेम है, डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ही ट्रैवल कर रहा है, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट बिकम्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज आप प्लॉट करके खुद देख लो कि एक घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट, फिर एक घंटे में 10, तो 20 इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, है ना, फिर इधर आ जाएगा। सो इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, ऑल राइट। Now next is the non-uniform motion, straight line in a slope manner, ठीक है। ऐसा वाला straight line भी होता है, उस वो भी क्या है, वो रेस्ट है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है, द कार इज ट्रैवलिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम। तो टाइम तो वही रहेगा, एक घंटा एक घंटा एक घंटा एक घंटा, है ना, 4 घंटे, ऑलराइट। बट डिस्टेंस क्या है, वो डिफरेंट ट्रैवल कर रहा है। तो फर्स्ट आवर में इसने 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, सेकेंड आवर में इसने क्या किया, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। मे भी हो सकता है कि ट्रैफिक रहा हो, है ना,
तो इसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट आवर में भी 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर फोर्थ आवर में इसने क्या किया, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट कार इज डिफरेंट. ऑलराइट, ऑल्दो द टाइम ड्यूरेशन इज सेम, 1 आवर ही मान के चल रहा है, बट जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिफरेंट है. तो यहाँ पे ग्राफ जो है ये टेढ़ा मेढ़ा बनता है. ठीक है, इट इज अ zigzag ग्राफ. सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आई होप इट इज क्लियर. तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, when a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये क्या होता है? सो अब कोई अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा स्ट्रेट जाए या फिर इधर उधर ही जाए, सर्कुलर भी जा सकता है. तो व्हेन इट इज गोइंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. ओके, बिकॉज ये सिर्फ स्पीड चेंज, स्पीड तो सेम है बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड रिमेन्स द सेम, करेक्ट, बट यहाँ पे डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, हर मोमेंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इस मोमेंट में इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इधर इस तरफ है, इधर इस तरफ है, हर पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. करेक्ट, एंड डायरेक्शन के साथ साथ एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो चेंज. सो दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो इट इज अ वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बट ये सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टी. ऑल राइट, कहाँ कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि टू कैलकुलेट द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं सैटेलाइट्स के मोशन के लिए. इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं. विंड मिल्स के जो ब्लेड है उसका क्या मोशन है, उसकी क्या वेलोसिटी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. एंड इवन द जो डायल होता है वॉच का, हैंड्स, उसका क्या मोशन वेलोसिटी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले को. आई होप इट इज क्लियर. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पे एक और चीज आती है, दैट बॉडी जो ये मोशन है ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. देखो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, स्पीड तो सेम ही रहेगा, है ना. बट यहाँ पे क्या है, स्पीड ज्यादा हो सकती है, क्या पता कहीं पे ज्यादा हो जाए, कहीं पे कम हो जाए. जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ज्यादा स्पीड था तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, और इस यहाँ पे एकदम से ट्रैफिक आ गया मान लो, या फिर ब्रेक लगा दिया, तो स्पीड एकदम से कम हो गया, तो इसलिए डिस्टेंस ऑल्सो कवर्ड इज द लेस डिस्टेंस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो टाइप के ग्राफ बनेंगे. एक में तो ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, विच वी कैन कॉल इट एज एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज द स्पीड इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. एंड यहाँ पे ये कम होता हुआ दिख रहा है, विच वी कॉल इट एज अ डी एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, नीचे की तरफ आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म में. तो लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन नाउ. Again, you can pause the video to solve this. What will be the speed of body in meter per second and kilometer per hour if it travels 40 kilometers in 5 hours? तो आपको डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस इज डिनोटेड एट एस. ठीक है, 40 किलोमीटर, टाइम दे दिया 5 आवर. किलोमीटर पर आवर में इजीली कैलकुलेट कर लोगे, क्या हो जाएगा, एस अपॉन टी, दैट इज 40 अपॉन 5, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 40 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो 40 इंटू 1000, 40 किलोमीटर में 40,000 मीटर. ठीक है, तो 5 इंटू 60 सिमिलरली आवर को हम सेकेंड में चेंज करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो ये हो गया आपका. So you can calculate, that is 20 upon 9. So here it becomes like it is 2.222 meter per second. So this will be your answer. All right. Now moving on to the next question, that is, during first half of the journey by a body, it travels with a speed of 40 kilometer per hour, and the next half it is travel with a speed of 20 kilometer per hour. तो first speed इन्होंने दी है कौन सी, तो v1 लिख लेंगे इसको, 40 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 40 किलोमीटर गया. ठीक है, v2 दिया है
20 किलोमीटर पर आवर। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो 2 घंटे गया, टोटल टाइम कितना हो गया, 2 आवर, है ना। तो एवरेज स्पीड VAVG ऐसे लिखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा 40। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये है ना, S1 इज 40 किलोमीटर एंड S2 इज 20 किलोमीटर। 1 घंटे में ही गया है। तो S1 प्लस S2 अपॉन T, दैट इज 40 प्लस 20 अपॉन 2। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। ओके, तो 1 घंटे में गया ना, तो V1 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, V2 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर। तो S1 कितना हो जाएगा, S1 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, S2 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर एंड V3 इज इक्वल्स टू, सॉरी, V2 इज 40 एंड V3 इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो S3 हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम 1 घंटा 1 घंटा है, तो यहाँ पे टाइम हो गया T इज इक्वल्स टू 3 आवर। तो अगेन हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। ऑलराइट, सारे को ऐड करेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T, दैट इज 20 प्लस 40 प्लस 30 अपॉन 3। This will be your answer. Okay. All right. So now let's talk about one more topic, that is the acceleration. Acceleration क्या होता है? It's a very interesting thing. You can see that. So देखो, जब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो एक्सेलरेटर होता है ना, उसमें हम पैर लगाते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, 3 चीज होती है। तो एक्सेलरेटर में पैर लगा के हम क्या करते हैं, स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कार वॉज एट रेस्ट, सपोज गाड़ी रुकी हुई थी, अब आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, सपोज आपको 30 किलोमीटर तक लेके जाना है। ओके, तो एकदम से तो नहीं आ जाएगी, है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से एक्सेलरेटर दबाया और 30, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है। कितना भी टाइम लगे वो डिपेंड करता है कार टू कार, सारे कार्स के भी डिफरेंट होते हैं। मान लो कि इसमें 20 सेकेंड लग रहा है जाने में, तो ये 20 सेकेंड क्या हो जाएगा, दिस इज द एक्सेलरेशन। ऑल राइट, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। अब कुछ कार होते हैं जिनकी रेस बहुत अच्छी होती है, हम बोलते हैं पिकअप बहुत अच्छा है, ऐसे बाइक में भी होता है पिकअप बहुत अच्छा है, तो वो एकदम से चले जाएंगे 30-40 तक, बहुत तेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत हाई ब्रांड के, जैसे टेस्ला की गाड़ियां हो गई, या फिर पोर्शे है, राइट। और ये जो थोड़े जो बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव कार्स होते हैं, इनका जो रेस है वो पिकअप बहुत जल्दी हो जाता है, ये 30 किलोमीटर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। सपोज मान लो ये 2 सेकंड में पहुंच रहे हैं, ठीक है, 30 तो बहुत ही कम बोल दिया मैं, 100 किलोमीटर तक भी पहुंच जाते हैं 2-3 सेकंड में, ठीक है। तो उनका एक्सेलरेशन क्या है, बहुत कम। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, सो चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कितने टाइम पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला भी यही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ऑल राइट, this is the change in velocity. Now acceleration जो होता है, if velocity is more, like final velocity is more, of course ये आएगा पॉजिटिव में। बट अगर फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम है, ये आता है नेगेटिव में। फॉर एंड इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। किस केस में आएगा, जब गाड़ी रुकने वाली है, अब ये 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, अब ये रुकेगी, ब्रेक लगाया और रुक गई, मान लो 30 सेकेंड्स लगे रोकने में, अब ये क्या है, 0 किलोमीटर की स्पीड में आ गया, रुक गई ना, द कार इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, बिकॉज द फाइनल वेलोसिटी इज 0। ओके, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। आई होप इट इज क्लियर। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। द कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 60 किलोमीटर पर आवर इन
5 सेकेंड्स। तो कार की स्पीड क्या है, 40 इज द इनिशियल, तो u इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, v इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक और बात, एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। कन्वर्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है, बेटर होगा कन्वर्ट कर लो। एंड टाइम गिवन इज 5 seconds। सो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, है ना। तो 16.66 माइनस 11.11 अपॉन 5, इट इज 5.55 अपॉन 5। सो a is equals to 1.11 meter per second square. This will be our answer. All right, chalo one, let's solve one more question. ठीक है, last question. A car traveling with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर comes to the rest in 0.5 hour. तो यहाँ पे देख सकते हो ये रेस्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो v क्या हो गया, 0, क्योंकि रेस्ट में आ गया ना। u क्या हो गया, 20, दैट इज गिवन। ओके, अब टाइम क्या दे रखा है, 0.5 आवर। इसमें हम चेंज ना करके मैं बताती हूँ आपको। सो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज 0 माइनस 0 माइनस 20, सॉरी 20 अपॉन 0.5। तो इसको ये हो जाएगा माइनस 200 अपॉन 5। तो a इज इक्वल्स टू माइनस 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। स्क्वायर लिखना मत भूलना, ठीक है। सो दिस किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, एंड यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, सो नेगेटिव में आंसर आएगा। आई होप इट इज क्लियर। इधर आपका आंसर पॉजिटिव में आया था। ओके, all right, so that is it for today's session students. I hope you have enjoyed the class. थोड़े और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, so that will be a very important session. Please do watch that video also. Okay, and if you like it, hit the like button, subscribe to my channel, and share this with your friends. Take care, have a nice day.